Hello and welcome to Biology by Vibhu, and this is your educator Vibhu Prasad Rathod. This video is just a continuation from the past video, that is on genetics. That was the introduction part. I have given the link in the description, so go and watch that video first. This video is on Mendel's laws, how he continued his experiments, what are the experiment techniques, everything I have discussed in this series. So watch this video till the end to get all the details on Mendel's law and laws of heredity and laws of inheritance, etc. Thank you. So let us continue the genetics. देखिए, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मेंडल ने कैसे अपना जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया और क्यों उसको सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करने से उनको कैसे सक्सेस मिला। और फिर हमने डिस्कस किया कि जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, वो सब क्या थे, जैसे कि शेप ऑफ सीड हो गया या फिर कलर ऑफ सीड हो गया, शेप ऑफ पॉड हो गया या फिर कलर ऑफ पॉड हो गया, फिर कलर ऑफ फ्लावर हो गया या फिर फ्लावर का पोजीशन हो गया या फिर प्लांट का हाइट हो गया। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया था और वहाँ पर हम कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स भी देखे और कुछ रिसेसिव ट्रेट्स भी देखे। तो ये जो डोमिनेंट ट्रेट्स है, ये रिसेसिव ट्रेट है, ये सब क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, वहाँ पर जाने से पहले सबसे पहले हमको जान लेना पड़ेगा कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट का तरीका था, वो एक्सपेरिमेंट का तरीका कैसे था। देखिए, उन्होंने 3 सिंपल स्टेप को उन्होंने फॉलो किया, वो उसको कंस्टेंट रखे, उस स्टेप को कंस्टेंट रखे। देखिए, वो स्टेप थे कुछ इस तरह से, जैसे कि सबसे पहले उनको प्योर लाइन कलेक्शन करना था। जो प्योर लाइन था वो क्या था, देखिए, प्योर लाइन मतलब मान लो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहां पर आप एक टॉल प्लांट को ले रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एक टॉल प्लांट को ले रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि आप एक टॉल प्लांट ले रहे हो और उसको एक टॉल प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हो, जब आप ऐसा करते हो, अगर उसका रिजल्ट में आपको टॉल प्लांट ही मिल रहा है तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि वो जो पहला वाला जनरेशन था उसके लिए ये जो टॉल प्लांट है वो प्योर लाइन है। फिर उसको उसी के साथ क्रॉस करना था। अगर आपने फिर से वही टॉल पाया तो इसका मतलब फिर से वही है कि आपने प्योर टॉल लिया है। इसी तरह से अगर आप 7-8 जनरेशन तक इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने जो प्लांट लिया था या फिर जो कैरेक्टर लिया था वो उस कैरेक्टर के लिए प्योर है। तो देखिए, उसी तरह से मेंडल ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे इनका प्योर लाइन फॉर्मेशन किया। देखिए, ये एक 9 साल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और उन्होंने इसको बहुत ही बारीकी से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो सबसे पहले इन्होंने प्योर लाइन प्लांट सिलेक्शन कर दिया, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया। देखिए, जो पहला वाला क्रॉस था वो क्रॉस करने के लिए उनको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करना था, और जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन्होंने अप्लाई किया वो किस तरह से किया इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे इसके आने वाले स्लाइड में। फिर इन्होंने क्या किया ना, सेल्फ ब्रीडिंग करवाया। वो जो हाइब्रिड फॉर्मेशन हुआ उन्हीं हाइब्रिड को लेकर वो फिर से सेल्फ ब्रीडिंग किया और अपना जो तीसरा वाला जनरेशन था उसको उन्होंने फॉर्मेशन किया। तो देखिए किस तरह से उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कुछ इस तरह से था। सबसे पहले उन्होंने इमास्कुलेशन किया। इमास्कुलेशन मतलब आप एक फ्लावर मान लो, यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में मान लो 2 तरह का कैरेक्टर है, मतलब कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर आंथर भी है और यहाँ पर स्टिग्मा भी है। आप अगर कुछ टेक्निक अप्लाई करके इस मेल प्लांट को यहाँ से हटाते हो तो ये बिल्कुल फीमेल प्लांट अभी बन गया है। तो इस तरह से मेल कैरेक्टर को या फिर मेल आंथर पार्ट को अगर आप रिमूव करते हो तो उसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम इमास्कुलेशन कहते हैं। फिर इमास्कुलेशन करने के बाद उनको उसको कवर करना था। क्योंकि ये जो प्लांट्स है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो होने के साथ ये दूसरे पोलन ग्रेन के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो उसी तरह का कंटामिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने उनको बैगिंग किया। फिर वो अपने डिजायरेबल पोलन ग्रेन को लेकर वहाँ पर वो खुद से ही डस्टिंग करवाया, आर्टिफिशियली डस्टिंग किया, मतलब कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उन्होंने करवाया। फिर वो उनको टैगिंग किए, मतलब कि उन प्लांट्स में वो टैग लगा दिए कि यहाँ पर इस डेट में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि इसका रिजल्ट वो आएगा। तो इस तरह से उन्होंने टैग करवाया।
फिर उन्होंने क्रॉस किया, मतलब कि ये जो क्रॉसिंग था उसी क्रॉसिंग का मतलब कि ये जो डस्टिंग किए थे इसी को ही हम क्रॉस कहते हैं। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये सब क्रॉस भी क्या है उसके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद इन्होंने जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया और सीड फॉर्मेशन हो गया तो उन्होंने सीड को कलेक्शन किया। तो इस तरह से इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया और हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि सेल्फ ब्रीडिंग फिर से करवाया। देखिए ये सब क्या है हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उसके बाद हम डाईहाइब्रिड को जाएंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया। मोनोहाइब्रिड आपको इस नाम से ही पता चलेगा कि ये किस तरह का क्रॉस है। अगर हम एक प्लांट के मतलब कि हम अगर दो पेरेंट्स को लेते हैं और उनको क्रॉस करके एक ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जब हम वो प्लांट को सिलेक्शन कर रहे थे उनमें जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं, अगर हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं एक ही टाइम पे, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। देखिए मान लो कि आपने इस तरह से एक प्लांट लिया और इस तरह से एक प्लांट लिया, यहाँ पर जो कैरेक्टर आपने असाइन किया है वो कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को डिजाइन कर रहा है, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख सकते होगे, तो यहाँ पर हमने प्लांट का हाइट को कंसिडर किया है और जो हाइट को कंसिडर किया है हमने देखा है कि हाइट में दो तरह का कैरेक्टर आता है, मतलब कि ट्रेट आता है। एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। जो टॉल वाला होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ड्वार्फ वाला होता है वो रिसेसिव होता है। लेकिन ये डोमिनेंट रिसेसिव ये सब क्या है हम अभी देखेंगे। देखिए जब वो टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर रहे थे तो उनको एक टॉल प्लांट मिला, ड्वार्फ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्वार्फ प्लांट था वो कहीं डिसअपियर हो गया, लेकिन जो टॉल प्लांट था वो अपीयर हो गया। तो इसको वो फास्ट फिलियल जनरेशन कहते थे, जिसको F1 जनरेशन कहा जाता है। तो F1 जनरेशन में वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड को पैदा किए। जो हाइब्रिड उन्होंने पैदा किए तो वो टॉल कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसका मतलब कि टॉल प्लांट डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो रिसेसिव है। यहाँ से इन्होंने एक लॉ को भी फॉरवर्ड किया था, जो लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, ड्यूरिंग हाइब्रिड फॉर्मेशन, जब हाइब्रिड फॉर्मेशन होता है, व्हेन वन एलीली एक्सप्रेस इटसेल्फ। देखिए एलीली क्या है, वो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब अगर एक जीन हाइट को कैरेक्टराइज कर रहा है तो अगर उस जीन का हम अल्टरनेटिव फॉर्म देखते हैं तो आइदर वो टॉलनेस भी दिखा सकता है या फिर वो ड्वार्फनेस भी दिखा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्मेशन हुआ और जब हाइब्रिड फॉर्मेशन हुआ तब जो कैरेक्टर अपीयर हुआ वो डोमिनेंट था, व्हाइल इट प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलीली। तो उसने जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को रोक दिया उसको हमने रिसेसिव कहा। तो इसीलिए ये जो टॉल वाला था वो डोमिनेंस हो गया और ये जो ड्वार्फ वाला है वो रिसेसिव हो गया। ठीक है, इस तरह से ये लॉ को इन्होंने फॉरवर्ड किया और दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर उनके मन में क्यूरियोसिटी आया कि वो जो पहला वाला कैरेक्टर था जो कि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो कहाँ गया। तो वो फिर से क्या किया ना, वो सेल्फिंग किया। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले प्योर लाइन सिलेक्शन करना था, तो यहाँ पर स्टेप 1 में प्योर लाइन कलेक्शन हो गया, स्टेप 2 में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, फिर स्टेप 3 में इनके अंदर सेल्फ क्रॉस किया। तो देखिए यहाँ पर इसी कैरेक्टर को इसी के साथ ही उन्होंने क्रॉस किया। तो क्रॉस करने से उनको 4 तरह का प्लांट मिला। 4 तरह का मतलब 2 इसी तरह का प्लांट मिल गया हाइब्रिड, लेकिन एक प्योर वाला टल मिल गया और एक प्योर वाला ड्वार्फ मिल गया। मतलब कि जो पेरेंट का कैरेक्टर था वही वो ऑफस्प्रिंग में भी देखे जब वो F2 जनरेशन किए। तो इसको उन्होंने कैसे कन्फर्म किया, देखिए अगर आप F2 जनरेशन को फिर से सेल्फिंग करोगे, मतलब कि अगर इसी को इसी के साथ सेल्फिंग करोगे तो आपको यही मिलेगा, यही कैरेक्टर मिलेगा, कैपिटल टी। अगर आप प्योर ड्वार्फ को उसी के साथ सेल्फिंग करोगे तो आपको प्योर ड्वार्फ ही कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन जब आप इन कैरेक्टर को सेल्फिंग करोगे तो आपको कुछ उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये जिस तरह का रिजल्ट था उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब कि 3 टॉल 1 डार्फ, 3 टॉल 1 डार्फ, इसी तरह का रिजल्ट। मतलब कि यहाँ पर क्रॉस करते आपको जो रिजल्ट आया यहाँ पर भी क्रॉस करके आपको वही रिजल्ट आएगा,
यहाँ पर भी क्रॉस करके वही रिजल्ट आएगा। तो F3 जनरेशन F2 जनरेशन का कैरेक्टर को कन्फर्मेशन कर रहा था। तो इसी तरह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करते हुए एक दूसरा लॉ भी प्रपोज कर दिया, और उस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स, अगर हम सेग्रीगेशन का लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग है सेपरेशन, मतलब कुछ सेपरेट हो रहा है। तो क्या ना, 2 एलिलीज ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर। देखिए, जब एक कैरेक्टर को एक एलिली कंट्रोल कर रहा है टुगेदर इन वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में जब वो कंट्रोल कर रहा है, बट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा बाय मेयोसिस, मतलब कि मेयोसिस होकर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, उन एलिली का क्या होगा ना, द एलिलीज ऑफ ए पेयर, उन जो पेयर में जो एलिलीज थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल टी हो गया, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये जो पेयर में थे ये सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होंगे, ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर आप देख सकते हो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो अपने आप से सेपरेट हो जाएंगे। दैट ए गैमेट कैरीज ओनली वन एलिली ऑफ ए कैरेक्टर। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक ही कैरेक्टर को एक ही एलिली कैरी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो कैपिटल टी एक में जाएगा और स्मॉल टी एक में जाएगा। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके हिसाब से 2 लॉ उन्होंने प्रपोज किया था। सबसे पहले F1 जनरेशन को लेते हुए इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रपोज किया, और फिर F2 जनरेशन जब इन्होंने निकाला तब इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज किया। लेकिन इसी के साथ उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। इन्होंने फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया है, लेकिन इसके आगे आने वाले पेज में इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आपको देखना होगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया था, देखिए, ये शायद ये वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से आपको मेंडलिज्म का पूरा फंडामेंटल समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, बीच में ही स्किप कर देंगे, तो आप शायद कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मुझे पता है कि मैं ये 2 कैरेक्टर के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखने के बाद मैं उसको डिस्कस करूँगा। देखिए, यहाँ पर जब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक क्रॉस के वक्त एक ही कैरेक्टर को कंसिडर में लिया जाता था, उसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 तरह के क्रॉसेस को, मतलब कि 2 तरह के कैरेक्टर को एक ही टाइम में जब क्रॉसिंग किया जा रहा है वहां पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, उन्होंने 2 तरह का कैरेक्टर किस तरह से चूज किया। सबसे पहले वो सीड को कलेक्ट किया, जो प्लांट का जो सीड था, मतलब कि यहाँ पर अगर हम पी का जो ग्रेन कहते हैं, जो सीड कहते हैं, उनको वो कलेक्ट किया, और उनको वो 2 तरह के सीड मिले। एक था येलो राउंड, मतलब कि वो बिल्कुल ही राउंड है और येलो कलर है, जो कि डोमिनेंट वाला है, और दूसरा था ग्रीन रिंकिल। इनको ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पता चला, जब इन्होंने पहला वाला क्रॉस किया, उसी तरह से जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसी तरह से यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो पहला क्रॉस में इनको फिर वही येलो राउंड आ गया। तो यहाँ से इन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ, जो येलो और राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो ग्रीन रिंकल है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर येलो राउंड को मान लो कि वो डेजिग्नेट किए वाई और आर से, और जो ग्रीन रिंकल था उसको उन्होंने डेजिग्नेट किया स्मॉल वाई और स्मॉल आर से। ठीक है, हम जिसको डोमिनेंट लेते हैं उसका कैरेक्टर को हम डेजिग्नेट कर देते हैं जीनोटाइप में, और उसी का स्मॉल लेटर को हम यूज करते हैं रिसेसिव को डेजिग्नेट करने से। तो देखिए, यहाँ पर जो येलो राउंड निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और उसी के साथ ही क्रॉस करना पड़ेगा। जो उनका जो F2 जनरेशन था उसका उन्होंने क्या किया था, वो उसी तरह से इसको कन्फर्मेशन किए थे, मतलब कि जो हाइब्रिड निकल रहा है F1 जनरेशन में उसी के साथ ही क्रॉस करना चाहिए। तो वो येलो राउंड को वही येलो राउंड, मतलब कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ उन्होंने क्रॉस किया, और जब वो क्रॉस किए वो 16 टाइप का वेरिएंट्स, मतलब कि वो 16 टाइप का वेरिएंट्स उनको देखने को मिला। जो 16 टाइप के वेरिएंट्स थे उनमें से 9 थे येलो राउंड, 3 थे येलो रिंकल, और 3 थे ग्रीन राउंड,
और एक था ग्रीन रिंकल। तो इनको इसी तरह से मतलब कि 4 वेरिएंट्स उनको देखने को मिला। देखिए यहाँ पर 16 क्यों आएगा, आपको प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटी का केसेस देखोगे तो जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा। तो उसी तरह से जब एक वाई आर और आर ये जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो वाई के साथ कैपिटल आर ये भी कंबाइन हो सकता है। सपोज मान लो कि मैं यही वाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वाई के साथ ये आर भी आ सकता है और वाई के साथ ये आर भी आ सकता है। उसी तरह से जब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैपिटल वाई के इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब रैंडमली गैमेट के साथ असेंबली होता है। तो इसी तरह से एक y के साथ एक कैपिटल R भी आ सकता है, एक कैपिटल Y के साथ एक स्मॉल r भी आ सकता है, एक स्मॉल y के साथ कैपिटल R भी आ सकता है, एक स्मॉल y के साथ स्मॉल r भी आ सकता है। देखिए जेनेटिक्स आज बहुत आगे निकल गया है, तो हमें ये इतना तो पता है कि ये सब एक लोकस है, मतलब कि जीन के ऊपर एक लोकस है। और जीन कहाँ पर मौजूद है? क्रोमोजोम में। तो जब क्रोमोजोम में एक जीन मौजूद है तो वो जो क्रोमोजोम उसके बॉडी में है तो वो तो अपना पेरेंट का कैरेक्टर ही कैरी कर रहा होगा ना। तो मतलब कि एक क्रोमोजोम अगर पेरेंट फादर की साइड से होगा तो दूसरा क्रोमोजोम मदर की साइड से होगा। तो फादर की साइड से अगर हम एक क्रोमोजोम का वाई को कंसिडर करते हैं तो मदर की साइड का वाई उसके साथ गैमेट फॉर्मेशन के वक्त नहीं आएगा, वाई के साथ सिर्फ फादर का साइड का आर ही आएगा। तो इसीलिए y के पास आपको r रखना पड़ेगा और दूसरा y के पास भी r रखना पड़ेगा। y के पास y गैमेट फॉर्मेशन में नहीं आएगा। तो इसी तरह का कैलकुलेशन उन्होंने भी उस टाइम पर किया था। देखिए इनको आइडिया नहीं था कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, लेकिन वो अपना फैक्टर्स को मैथमेटिक्स के तरीके से उन्होंने असेंबल किया था, जो कि अभी क्रोमोसोम के तरीके से हमारे नज़र में आ रहा है। तो वो एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे, तो उसी से उनको फायदा हुआ। तो देखिए ये 9:3:3:1 ये क्यों आया, इसको हम इस स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इन्होंने प्रपोज कर दिया। ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसी के ऊपर आधारित एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बाद डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो येलो राउंड था इसका जीनोटाइप उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया और जो ग्रीन रिंकल था वो कुछ इस तरह से आया। जब ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पर इस तरह से हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया जो कि येलो और राउंड है, मतलब कि ये भी येलो राउंड ही शो करेगा और इसी येलो राउंड को फिर से वही येलो राउंड के साथ ही क्रॉस करना होगा तो हमें F2 जनरेशन मिलेगा। तो देखिए एक साइड पर उन्होंने इस तरह का गैमेट फॉर्मेशन किया और दूसरे साइड में इन्होंने इस तरह का गैमेट को कंसिडर किया। ये गैमेट क्यों फॉर्मेशन हुए अभी अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जब इनका क्रॉसेस हुआ तो आप भी इसको इस तरह से क्रॉस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 9 टाइप का आपको येलो और राउंड मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया येलो राउंड, जो रेड कलर में दिखाया गया है, रेड कलर में आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर 9 उनको येलो राउंड मिल गया। देखिए आप इस वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए तो आपको भी दिखेगा कि यहाँ पर 9 येलो राउंड आ रहा है। फिर इनको 3, देखिए 1 2 और 3 इनको येलो रिंकल सीड मिलेगा। फिर वहाँ पर इनको 1 2 और 3 ग्रीन राउंड सीड मिलेगा और एक आएगा रिसेसिव वाला। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी ये जो कैरेक्टर था ये कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था। जब F1 जनरेशन आया तो F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था, लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो यहाँ पर भी एक हमें प्योर पेरेंट कैरेक्टर मिल गया यहाँ पर और दूसरा प्योर पेरेंटल कैरेक्टर मिल गया यहाँ पर। मतलब कि सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला
जिस तरह से हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था उसी तरह से हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी प्योर वाला कैरेक्टर पहले और लास्ट में मिल गया। मतलब कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कहीं डिसअपियर नहीं हो रहा है, वो उसी के अंदर है, लेकिन उसका कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके बदौलत वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब इस तरह से गैमेट का अरेंजमेंट होगा तो उससे क्या होगा ना, उससे एक फायदा होगा कि रैंडम मेटिंग होगा। तो जब रैंडम मेटिंग होगा तो वहां पर इंडिपेंडेंटली गैमेट्स क्या करेंगे, वो अपने आप को असर्टमेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, उससे लिंकेज का कोई चांसेस नहीं बनेगा। तो देखिए मेंडल जब पी प्लांट सिलेक्शन किए थे उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि पी प्लांट में लिंकेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। पी प्लांट में ज़्यादातर आपको रिकॉम्बिनेशन ही मिलेगा, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। लेकिन उनको तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने इसका नाम इंडिपेंडेंट असर्टमेंट रख दिया। देखिए ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है ये क्या कह रहा है आपको वो समझना पड़ेगा। द एलिलीज ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि एक ट्रेड जब दो तरह के पेयर से बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं सेपरेट इंडिपेंडेंटली, तो ये जो एलिलीज है ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। मतलब कि अगर हम इस तरह से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं तो जब ये इंडिपेंडेंट, मतलब कि इनका जब सेपरेशन होगा गैमेट फॉर्मेशन के तरफ तो वो रैंडमली सेपरेट हो जाएंगे। देखिए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गेट रैंडमली रीअरेंज्ड, तो ये रैंडमली सेपरेट होते हैं और फिर रैंडमली रीअरेंजमेंट भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जब फर्टिलाइजेशन भी होता है तब ये रैंडमली फर्टिलाइज कर रहे हैं। मतलब कि ये इसी के साथ ही सिर्फ इसको क्रॉस करना है, ये ऐसा नहीं होगा, ये अपने आप को इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर रैंडम मेटिंग हो रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ इसी को नहीं ले रहा है कंसिडर में फर्टिलाइजेशन में, ये चारों को ले रहा है कंसिडर में। यहाँ पर इसने इसके साथ भी फर्टिलाइज करके यहाँ पर ये फॉर्मेशन किया, फिर जब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया तो इसको फॉर्मेशन किया, फिर इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसको फॉर्मेशन किया, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसको फॉर्मेशन किया। तो इसी तरह से 16 टाइप का वेरिएंट्स आया। देखिए आपको 4 तरह का गैमेट जैसे कि आपको 4 तरह का गैमेट मेल में और 4 तरह का गैमेट फीमेल में मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से आपको 16 टाइप का ऑफस्प्रिंग मिलेगा। जो 16 टाइप का ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वहाँ से आपको 9 तरीके का येलो राउंड मिल रहा है, 3 तरीके का येलो रिंकल मिल रहा है, 3 तरीके का ग्रीन राउंड मिल रहा है और 1 तरीके का ग्रीन रिंकल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि अगर ये येलो राउंड हमें मिल रहा है 9 तरीके का, तो क्या ये येलो राउंड सभी के सभी प्योर लाइन थे? नहीं। जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि हमें टॉल मिल रहा है, जो टॉल हमें मिल रहा है वो प्योर टॉल नहीं था, वहाँ पर हमें हाइब्रिड टॉल भी कुछ मिल रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी येलो राउंड एक ही प्योर वाला था, लेकिन बाकी 8 के 8 ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हाइब्रिड थे। लेकिन इनमें जो हाइब्रिड थे ये भी कुछ डिफरेंट तरीके का थे। देखिए यहाँ पर आपको ये प्योर येलो लेकिन हाइब्रिड राउंड मिलेगा, यहाँ पर भी आपको प्योर येलो और हाइब्रिड राउंड मिलेगा। मतलब कि अगर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ तो आपको ये दो में एक समान मिलेगा येलो और राउंड। अगर आप इन दो के बारे में देखो तो यहाँ पर आपको प्योर राउंड मिलेगा लेकिन हाइब्रिड येलो मिलेगा। लेकिन अगर आप इन चारों के बारे में देखो तो यहाँ पर आपको प्योर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल हाइब्रिड ही येलो और हाइब्रिड राउंड मिलेगा। तो इस तरह से 9 को अगर आप देखो तो 9 भी कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं 1:2:4। फिर आता है येलो और राउंड के, येलो और रिंकल के बारे में। अगर हम येलो और रिंकल को देखें तो यहाँ पर जो एक येलो रिंकल आ रहा है वो प्योर येलो और प्योर रिंकल आ रहा है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो येलो रिंकल आ रहा है ये हाइब्रिड रिंकल है, हाइब्रिड येलो और प्योर रिंकल है। यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड येलो और प्योर रिंकल मिल रहा है, तो ये भी दो तरह के आ गए। फिर आप देखिए ग्रीन और राउंड सीडेड प्लांट में, तो अगर आप ग्रीन और राउंड के बारे में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक प्योर ग्रीन और राउंड मिलेगा, ठीक है। प्योर ग्रीन प्योर राउंड वो एक ही आएगा, लेकिन दो आपको मिलेंगे प्योर ग्रीन और हाइब्रिड राउंड, तो वो दो हो गए। और एक ही आपको मिलेगा प्योरली रिसेसिव कैरेक्टर, आपको एक मिलेगा, तो आपको इसको एक लिख सकते हो। तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो ये कुछ इस तरह से आएगा 1:2:1 2:4:2 1:2:1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फिनोटाइप लिखा गया है और जीनोटाइप लिखा गया है ये क्या है। तो सबसे पहले जान लो कि जैसे हम एक एनिमल में या फिर एक प्लांट में जैसे कि उसका इंटरनल स्टडी करने के लिए हम एनाटॉमी यूज करते हैं और उसको बाहर से स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजी यूज करते हैं, उसी तरह से जेनेटिक्स में अगर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम बाहर से देखते हैं कि हाँ ये कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है, मतलब कि जो येलो राउंड है हम बाहर से देख के यही सिर्फ कहेंगे कि हाँ ये येलो और राउंड है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड येलो है या फिर प्योर येलो है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से पता नहीं लगेगा। तो उस तरह का येलो राउंड को हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं, मतलब कि जो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो कैरेक्टर जीन के अंदर मौजूद है जिसको हम जेनेटिक एनालिसिस करके निकालते हैं उसको हम जीनोटाइपिक कहते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, वो 9:3:3:1 होगा। लेकिन अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में देखें तो वो 1:2:1 2:4:2 1:2:1 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में दिखेगा F2 जनरेशन में कि यहाँ पर आपको 3 टॉल दिखेगा। आप अपने नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो आपको 3 टॉल दिखाई देगा और एक ड्वार्फ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसका जेनेटिक एनालिसिस करोगे तो आपको एक टॉल प्योर दिखाई देगा, 2 टॉल हाइब्रिड दिखाई देगा और एक टॉल आपको प्योर ड्वार्फ दिखाई देगा। तो इसी तरह से फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड 1:2:1 इन जीनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी तरह से आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक या फिर जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं नीट के क्वेश्चंस में, या फिर आपके जो क्लास के एग्जाम्स होते हैं, प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं या फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स में आ जाएगा। और जब आप इस क्वेश्चन को एलाबोरेट करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो वहाँ पर भी आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। तो यही थे लॉज। तो वो लॉ को अगर हम समराइज करते हैं तो पहला वाला लॉ आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा वाला लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आता है, फिर आता है डायहाइब्रिड क्रॉस और वहाँ पर सिर्फ एक ही लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के असर्टमेंट के बाद मेंडलिज्म खत्म होता है। देखिए मेंडलिज्म में बहुत सारे डिफरेंट क्रॉसेस भी है और कुछ कुछ साइंटिस्टों ने वो जो क्रॉसेस मेंडल किए थे वो उन्होंने तो सिर्फ पी प्लांट या फिर कुछ रियाट इनको लेके क्रॉस किए थे, लेकिन वहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट भी आ गए जो कि हम अगर कार्ल कॉरेन के बारे में देखें तो वो मिराबिलिस जलापा को लेकर क्रॉस किए, तो उनको कुछ डिफरेंट तरीके का रिजल्ट मिला जिससे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म इस तरह का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। तो उसके ऊपर वीडियो तीसरे पार्ट में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही जो कि मेंडलिज्म को सजेस्ट कर रहा है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल जानकारी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक this then do follow, like and subscribe to the channel, and yes, don't forget to watch these end screen videos also. Thank you.